Hello everyone, welcome to Pathshala. So in part 1 we have already discussed the introduction of performance appraisal, the usage, objectives and the process of a performance appraisal system implemented in any of the organization. And in this part, in this particular session we will be discussing the problems in performance appraisal. So basically जब भी हम performance appraisal कर रहे होते हैं क्या क्या limitations हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अप्रेजर्स होते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स और द प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो अब क्या क्या दिक्कतें हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में आती हैं. सो फर्स्ट इज एरर्स इन रेटिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या एरर्स हैं जो रेट करने में, जब हम किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं जो एज एन इवैल्यूएटर वन कैन डू. तो जो भी परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहा है, तो जो भी अप्रेजर है, इवैल्यूएटर है, असेसर है, वो किस किस तरह से एरर्स रेटिंग में कर सकता है. सो नंबर 1 एरर इन रेटिंग इज नोन एज हेलो इफेक्ट. अब व्हाट इज दिस हेलो इफेक्ट? हेलो इफेक्ट मीन्स आप किसी भी सिंगल एट्रीब्यूट पे आप किसी की भी परफॉर्मेंस को जो है वो रेट करते हैं. तो वो जो सिंगल एट्रीब्यूट है वो कई बार करेक्ट भी हो सकता है और कई बार जो है वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता किसी की परफॉर्मेंस की. लाइक आई वांट टू गिव वन एग्जांपल हियर. सपोज समबडी सिट्स लेट एवरी इवनिंग इन द ऑफिस. तो वो रोज़ रात को या देर शाम तक अपने ऑफिस में बैठकर काम करते हैं. सो व्हाट इज हिज इम्प्रेशन इन योर माइंड एज एन इवैल्यूएटर? ओ दैट पर्सन इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काम करता है वो. तो ये आपका इम्प्रेशन है, आपके माइंड में उनका इम्प्रेशन है. तो आप इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे, एक सिंगल करेक्टरिस्टिक पे कि वो रोज़ देर तक रुक के ऑफिस में काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल आप उनको जो है वो पॉजिटिव रेट कर सकते हैं. हाउएवर इट इज पॉसिबल कि वो शाम को देर तक रुक के सिर्फ गॉसिपिंग करते हो या सबके जाने के बाद अपना पर्सनल काम करते हो ऑफिस में, बट यू हैव द इम्प्रेशन दैट ही इज अ dedicated and hardworking employee. Another example, if somebody comes late in the office frequently, so you have the negative impression about that person in your mind that this person is lazy or he is not serious, he is having casual approach towards the work. तो आप अगर ऐसे पर्सन को रेट करें तो उस एट्रीब्यूट पे जो आपने अपने माइंड में उनके लिए रखा है, सिंगल एट्रीब्यूट, उस पे उनकी परफॉर्मेंस को आप जो है उससे इन्फ्लुएंस होकर रेट कर देंगे और आप नेगेटिव मार्किंग कर देंगे कि ये तो कैजुअल है, ये डेडिकेटेड नहीं है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है. या एक कोई पर्सन है जो डेली शेव करके नहीं आता है ऑफिस में, उसके बाल भी बिखरे रहते हैं सॉर्ट ऑफ, तो या उसका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको नहीं लगता, तो आपको लगेगा कैजुअल अप्रोच है, डेडिकेटेड नहीं है, तो हम नेगेटिव रैंकिंग कर देते हैं, रेटिंग कर देते हैं. तो दिस प्रॉब्लम इन रेटिंग, दिस एरर इन रेटिंग इज नोन एज हेलो इफेक्ट, जहाँ पे हम एक पर्सन को उसके इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक पे या सिंगल एट्रीब्यूट पे जज कर लेते हैं, which is quite wrong. You do not know whether it is showing the true picture of the performance of that particular employee in a particular period or not. So, and the second error in rating is known as stereotyping. Stereotyping is again very important, and most of the perceivers may have or may suffer from this error. Now this error, what stereotyping is, जहाँ पे मैंने आपको बताया हेलो इफेक्ट में आप एक सिंगल एट्रीब्यूट पे जज कर रहे होते हैं किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को. स्टीरियोटाइपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप, जिस ग्रुप को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिलोंग करता है उसके बेस पे, उस ग्रुप के एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं. लाइक we forming a mental picture of a person on the basis of age, sex, region, religion. तो इन सब चीज़ों के बेस पे हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पिक्चर अपने माइंड में फॉर्म कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसको जो है वो रेट कर लेते हैं. लाइक सपोज somebody belongs to a particular region, and I always have this conception in mind that people belonging to that region are lazy, they are illiterate,
दे आर रस्टिक। तो अगर कोई भी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है बट वो उस रीजन से बिलोंग करता है, तो मैं उसको, क्योंकि मैं स्टीरियो टाइपिंग एरर से सफ़र कर रही हूँ, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली मार्क करूँगी नेगेटिव, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी उस रीजन से बिलोंग करता है वो कैजुअल होता है, वो रस्टिक होता है, वो इलिटरेट होता है। दूसरा एग्जाम्पल, हम जेंडर बायस्ड हो जाते हैं कई बार, कि हमें लगता है अच्छा ओके फीमेल्स, ये तो ना इनके दिमाग में तो घर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स ही हर समय चलती रहती है, दे आर नॉट that much dedicated towards the organization in comparison to male employees। तो हम जब उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो यहाँ पे ग्लास सीलिंग भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा क्रूशियल और स्ट्रैटेजिक जॉब्स जो है वो हम फीमेल्स को उन पोजीशन पे प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई इनको तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी पड़ेगी, तो हमने, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करती है, तो हमने उसके हिसाब से, उस ग्रुप के हिसाब से उनको जो है वो रेट कर दिया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मे बी दैट पर्टिकुलर फीमेल इज सो मच डेडिकेटेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स अ हार्ड वर्कर और बहुत अच्छा काम कर रही हो, बट हमने स्टीरियो टाइपिंग, क्योंकि हम हमारे जो रेट करने में हम उसको वो पर्टिकुलर परसेप्शन एरर है हमें, तो हमने वहाँ पर उसको रॉन्गली रेट कर दिया। नाउ थर्ड इज सेंट्रल टेंडेंसी। अब दिस इज अगेन द एरर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट मीन्स असाइनिंग एवरेज रेटिंग टू ऑल द एम्प्लॉयज in order to avoid commitment or involvement, and in this rater has not to justify the ratings and the ratings are clustered around the midpoint। अब एक पर्टिकुलर इवेलुएटर हु इज नॉट वेरी मच ट्रेन्ड और एक्सपर्ट इन द फील्ड, उसको लगता है या ही इज टू बिजी, ही इज नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू इवेलुएट और असेस एवरीवन्स परफॉर्मेंस, तो उसको लगता है कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है या मैं इतना इन्वॉल्व क्यों हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ना मैं किसी को लो मार्क देता हूँ ना मैं किसी को बहुत अच्छे मार्क्स देता हूँ, सबको ऑन एन एवरेज मिड पॉइंट के आसपास मार्क्स दे देता हूँ, तो मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। मैं ना, वो होता है ना कई टीचर्स होते हैं ना किसी को फेल कर रहे हैं और ना ही किसी को डिस्टिंक्शन से ऊपर मार्क्स दे रहे हैं, तो एवरेज पॉइंट के बेस पे उन्होंने कहीं मिड पॉइंट पे जो है सबको क्लस्टर कर दिया, सबके मार्क्स को। तो अब ये एरर जो है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि मे बी कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय था बट क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी थी रेटिंग में, ये एरर थी, तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने थे बट नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि जो उसका अप्रेजर था उसके, वो सफ़र कर रहे सेंट्रल टेंडेंसी से। ऐसे ही एक बिलो एवरेज एम्प्लॉय था जिसको जो है हम शायद एक्चुअल अगर उसकी परफॉर्मेंस को रेट करते तो हम बहुत कम नंबर देते, उसको बहुत कम जो है वो रैंकिंग मिलती, बट सेंट्रल टेंडेंसी एरर की वजह से उसको भी मिड पॉइंट के आसपास जो है वो रैंकिंग हो गई, रेटिंग मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ी एरर है जिसकी वजह से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो नहीं हो पाता। देन अगेन द फोर्थ टाइप ऑफ एरर इन एरर्स इन रेटिंग इज कांस्टेंट एरर। अभी जो कांस्टेंट एरर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सम इवैल्यूएटर्स टेंड टू बी लीनियंट while others are very strict, so performance can be overrated or underrated. This tendency may be avoided by holding meetings so that raters understand what is required of them. Like, you know, in schools and graduation we usually observe some of our teachers are very lenient in marking, some are very strict. तो क्या होता है कि कुछ बच्चे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में जहाँ पे लीनियंसी से मार्किंग हुई है, जो टीचर है वो लीनियंट है, उसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और वहीं दूसरे सब्जेक्ट में जहाँ उसका टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उसके मार्क्स जो है एवरेज आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में होता है। हमारे पास बहुत सारे इवैल्यूएटर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को, अलग अलग इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को रेट कर रहे होते हैं। आप सपोज एक एवरेज वर्कर है, उसकी परफॉर्मेंस को एक लीनियंट इवैल्यूएटर असेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, लीनियंट इवैल्यूएटर क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहा है, असेस कर रहा है, तो उसको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो गई, दैट परफॉर्मेंस इज overrated. However, suppose there is one very dedicated employee in the organization, but his appraiser, his evaluator is very strict in marking.
तो जब उसकी परफॉर्मेंस को उसने इवेलुएट किया तो जो मार्किंग है वो बहुत टाइट की, बहुत ही स्ट्रिक्टली की, तो उसके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आए, तो उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली में अंडररेटेड हो गई। और ये भी हो सकता है कि किसी की परफॉर्मेंस ओवर रेट होके और किसी की परफॉर्मेंस अंडर रेट होके सेम कैटेगरी पे आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी एरर है। आप किसी को जो है किसी की परफॉर्मेंस को अंडर रेट कर रहे हैं, किसी को ओवर रेट कर रहे हैं, तो मे बी किसी की परफॉर्मेंस इतना ओवर रेट हो गई आपकी लीनियंसी की वजह से कि उसको प्रमोशन मिल गया, और जो एक्चुअली डिजर्व करता था प्रमोशन, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अंडर रेट हो गई कि उसको जो है वो प्रमोशन नहीं मिला। तो वहाँ पे जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, उसको ग्रीवांसेस हो सकती हैं, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जा सकती हैं। अब इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हो? इसको सॉल्व करने का बेस्ट सॉल्यूशन है दैट यू हैव टू होल्ड मीटिंग्स विद ऑल द रेटर्स एंड यू हैव टू टेल देम that what is expected from them, what is required, how much they need to be strict, how much they need to be lenient, where they need to be strict, in what dimensions or parameters, in what particular dimension they need to be lenient. So you have to tell them thoroughly, each and everyone, that what is actually expected and required from them. So they must have understood the process, then only this error can be removed. Then next is personal bias. अब ये भी एक रेटिंग एरर है, पर्सनल बायस। ये भी कई बार रीजनल और रिलीजियस बिलीव्स की वजह से या हैबिट्स और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। लाइक जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है फर्स्ट इंप्रेशन का। सपोज माय फर्स्ट इंप्रेशन विद माय बॉस इज नॉट गुड and he is having this particular error in rating, तो मैं पूरे साल में जितना भी अच्छा काम कर लूँ, because my first impression is bad in his mind, he will rate me negatively, और vice versa. Suppose my first impression is very good, तो चाहे मैं अपना काम थोड़ा सा कम अच्छा कर लूँ या ना भी अच्छा करूँ, बट क्योंकि मेरा इंप्रेशन अच्छा है या मेरी रैपो मेरे बॉस के साथ बहुत अच्छी है, मेरा इंटरपर्सनल बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो मेरी रैंकिंग और मेरी रेटिंग वो पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, मैं अपने रीजन को बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ। सपोज आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी एंड ऑल पीपल बिलोंगिंग टू दिल्ली, I have a positive attitude with them. तो मैं अगर उनको अप्रेज कर रही हूँ तो मैं जितने भी मेरे रीजन वाले लोग हैं मैं उनको पॉजिटिवली अप्रेज करूँगी। रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, तो सेम रिलीजन के लोग हैं, तो मेरा अगर कोई सबॉर्डिनेट बिलोंगिंग टू माई रिलीजन, आई विल बी अप्रेजिंग हिम इन दी पॉजिटिव मैनर। और मे बी अ पर्टिकुलर रिलीजन आई डू नॉट लाइक, a particular region people I don't like, तो मैं वहाँ पे due to my personal bias I may do the rating in the wrong manner। तो ये एक प्रॉब्लम है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की है, जो रेटिंग में एरर्स में हम काउंट करते हैं। देन सेकेंड लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर एरर्स इन रेटिंग इज लैक ऑफ रिलायबिलिटी। अब ये रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। लाइक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर टाइम एंड अमंग डिफरेंट रेटर्स may reduce the reliability of performance appraisal. Like I have already told you that few are lenient, few are strict, एंड सबके बीच में एक कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रही है दैट ओके इन पैरामीटर्स पे, इन डायमेंशंस पे हम इस तरीके से रेट करेंगे। तो जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से वो सब अलग अलग परफॉर्मेंस को रेट करें अलग अलग तरीके से। किसी को अंडर रेट किया जा सकता है, किसी को ओवर रेट किया जा सकता है, कुछ पर्सनल बिलीव्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जो स्टीरियोटाइपिंग या हालो इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। एम्प्लॉइज डू नॉट बिलीव इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, they say that this system is not reliable, it is having lots of errors in this. So inconsistent use of measuring standards at time and lack of training in appraisal techniques may also reduce reliability. अब इन सब चीज़ों के अलावा आपने जो measuring standards लिए जिन पे आप performance को measure कर रहे हैं,
वो उनका यूज़ इनकंसिस्टेंट है, या जो आपके जो ट्रेनर, आपके जो अप्रेजर्स हैं, उनको आपने किस मेथड से ट्रेनिंग देनी है, किस मेथड से अप्रेजल करना है, किस किस जो है पैरामीटर्स पे, किस किस बेंचमार्क को जो है वो अप्रेजल में इन्वॉल्व करना है, उनको आपने उसके बारे में प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया है। सो अप्रेजर्स अपने अकॉर्डिंगली जैसा जो समझ पा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन कर रहे हैं, तो अप्रेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसकी वजह से भी जो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो डैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। इसलिए जो अप्रेजल सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंटली ड्रॉ होना चाहिए। प्लस जो ट्रेनर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ मस्ट इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम दैट ऑल दी evaluators, all the assessor must be properly trained how to evaluate, how to assess one's performance. They must know it. Then third is incompetence of rater. जो rater है, जो evaluator है, जो assessor है, he is incompetent. He is not having the mastery in assessing one's performance. उसको पता ही नहीं है कि कैसे उसको किसी को assess करना है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो wrong assessments आपको करके देगा, उसकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो जो है वो रिलायबल नहीं होंगी। देन नेगेटिव अप्रोच। अब जब आप किसी का अप्रेजल कर रहे हो, वहाँ पे आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि आपको अप्रेजल जब आपको करना है तो आपको उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना, आपको उनकी वीकनेसेस पे फोकस करना है। तो एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना, उनके जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है आपको फोकस करना है और उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करना है, वो सारा बताना है। सो दैट जब हम उनके साथ उनका फीडबैक शेयर करेंगे तो उनके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, एंड इट विल बी ईजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू पनिश द पीपल, टू डिमोट देम, not to increase the compensation of ones, not to promote anyone. तो जब ऑर्गेनाइजेशन का फोकस जो होता है वो पनिशमेंट पे होता है rather than development of employee, तो this is called negative approach, and this is one of the limitation of appraisal. Because if you want to point out someone's inefficiency, it's easy to find. तो हम जब अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट में बिलीव करती है तो ये एक बहुत बड़ी एरर है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की। नेक्स्ट लिमिटेशन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो रेटर है उसको आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दे दिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के, कि आपको प्रमोशन के हिसाब से भी इसको चेक करना है, आपको कॉम्पनसेशन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे भी आपको चेक करना है, आपको एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो है वो सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से भी देखनी है, आपको उसका पोटेंशियल अप्रेजल, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने रेटर को बता दिए। सो ही मे गेट कंफ्यूज्ड ड्यू टू अनक्लियर एंड टू मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे फीडबैक उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे देना है, या मुझे उसके प्रमोशन के लिए उसको जज करना है, या मुझे सक्सेशन प्लानिंग के लिए करना है, या मुझे पनिशमेंट उसके वीकनेसेस को पॉइंट आउट करना है। सो इफ यू आर हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, दिस मे क्रिएट वन ऑफ द प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। देन रेजिस्टेंस। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस जिन ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं वहाँ पर ये एक प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज व्हाट ट्रेड यूनियंस एज्यूम दैट दे एज पर देयर ओपिनियन ऑल द एम्प्लॉयज आर अलाइक। उनके अकॉर्डिंगली एक जॉब टाइटल पे जितने भी लोग काम करते हैं वो इक्वल है परफॉर्मेंस में। एंड जब आप परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हो तो आप किसी की स्ट्रेंथ्स बता रहे हो, किसी की वीकनेसेस बता रहे हो, तो यानी कि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। आप किसी एम्प्लॉय को फीडबैक देते हो दैट यू आर नॉट गुड एट दिस पर्टिकुलर स्किल एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू स्टैंड एंड दीज आर योर इम्प्रूवमेंट एरियाज। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इसको रेजिस्ट करती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिमिनेशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड इट मे अफेक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप बता रहे हो कि दैट पर्सन इज बेटर देन यू,
यू आर नॉट बेटर देन दिस पर्सन। तो दोनों जो लोग हैं उनके बीच में जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है हैम्पर हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, एंड ट्रेड यूनियंस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करती, तो वो एट टाइम्स इसको रेजिस्ट करती हैं कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है अप्लाई ना करें। देन नेक्स्ट लिमिटेशन जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन थ्योरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हियर आई हैव रिटन evaluations are affected based on whether someone's performance is due to internal factors they can control and external factors which they cannot control. So attribution theory says that your evaluation must be affected based on whether someone's performance is due to any internal factor which they can control or due to any external factor which they cannot control. तो अगर किसी की परफॉर्मेंस, सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की परफॉर्मेंस एज पर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो उसको बताए गए थे, कम्युनिकेट किए गए थे परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, उससे बहुत कम है। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी में रेटर हैज़ टू चेक कि ये जो परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हुई है, ये इसका जो डिटीरियोरेशन का रीज़न है, ये कोई इंटरनल फैक्टर है जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है, इंटरनल फैक्टर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, या एम्प्लॉई के पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, उसके बिहेवियर में, उसकी अप्रोच में, उसके काम करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है जो कि कंट्रोल की जा सकती थी। दूसरा, या परफॉर्मेंस डिटीरियोरेशन का रीज़न कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है, मे बी दी कॉम्पिटिशन, मे बी दी सप्लायर, मे बी दी बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हुई है, इसका रीज़न इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो कंट्रोल हो सकता है, एक्सटर्नल है तो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो जब हम ये चेक कर लेते हैं कि रीज़न क्या है, और फिर जो भी पुअर परफॉर्मेंस है उसका रीज़न के अकॉर्डिंगली हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का आउटकम प्रपोज करते हैं। तो जो भी जजमेंट है, अगर हमें लगता है, यहाँ मैंने लिखा है, इफ़ द पुअर परफॉर्मेंस इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल द जजमेंट इज हार्शर। That means if we know that this particular problem can be controlled because this is due to the lack of commitment or any particular behavior or casual approach of the individual which can be rectified or controlled, मगर उसने नहीं किया, तो जजमेंट, तो जो भी डिसीजन होगा वो हार्श होगा। और अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है प्रॉब्लम हुई, तो डिसीज़न जो है, वो जो जजमेंट है वो हार्श नहीं होगा, बिकॉज वन इंडिविजुअल कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर, मे बी द कॉम्पिटिटर, मे बी द सप्लायर, और मे बी एनी ऑफ द एक्सटर्नल रीजन विच इज़ बियॉन्ड हिज रीच। तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन थ्योरी में जो भी असेसर है वो ये चेक करता है कि आपका जो इंटरनल फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम है या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम है। बट अगर आपका असेसर या इवैल्यूएटर नहीं एलिजिबल है या नहीं उसको पता है कि मुझे जो ये इवैल्यूएशन है मेरा, मुझे जो किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, तो मुझे ये फैक्टर चेक करना है, अगर वो इसके लिए इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में एरर हो जाएगी। मे बी आप किसी की परफॉर्मेंस को क्योंकि आप देख रहे हैं इट इज़ डिटीरियोरेटिंग, तो आप उसको डिमोट कर दें या जो है उसका कॉम्पनसेशन डिक्रीज कर दें या कॉम्पनसेशन इंक्रीज ना करें, जबकि उस प्रॉब्लम का रीज़न उसके बियॉन्ड रीच था, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से था, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो यू मस्ट नीड टू चेक द प्रॉब्लम which somebody is facing is due to any internal factor or external factor. Internal factor controllable है,
एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोलेबल नहीं है। इंटरनल फैक्टर की वजह से अगर कोई इशू है तो हमारा जो जजमेंट है वो हार्श होगा, हम डिमोट कर सकते हैं, हम प्रमोशन रोक सकते हैं, हम कॉम्पनसेशन कम कर सकते हैं। मगर अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम है तो हम अकॉर्डिंगली उसको जो है इवैल्यूएट करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेंगे। Then the next error in performance appraisal system is impression management. If employee positively influence the relationship with the supervisor, he or she is likely to receive a higher rating. My impression in the mind of my boss is excellent. What do you think? What kind of performance appraisal rating I will be getting from my boss? Definitely your answer would be good. Yes, that I will be getting the best rating from him. Yes, because my impression is good in his mind, and vice versa. Suppose I am arguing with my boss, my impression is not good in his mind. So definitely what kind of appraisal, what kind of rating he will be giving me in my appraisal? The negative or the poor rating. तो जो impression management है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका बॉस लॉजिकल नहीं है, अगर आपका बॉस किसी भी इस इम्प्रेशन मैनेजमेंट में बिलीव करता है तो रादर देन checking your performance, he will be rating you on the basis of your impression in his mind, which is wrong. So this is also one of the limitation of performance appraisal. So here in this particular session we have discussed all the limitations and errors in performance appraisal, and I hope you understood this topic well. I welcome all your comments and feedback in the comment box, and in the next topic we'll be discussing the methods of performance appraisal. तो अगर मैं इस टॉपिक में इसी सेशन में डिस्कस करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो स्टे ट्यून्ड विद पाठशाला. थैंक यू सो मच.